एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल जमीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और यूपीए की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि ज़मीन के कानून में संशोधन होगा,
तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में, और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1900 किस में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है? अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए, कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। जनता के मन में हमेशा ये विश्वास होता था कि अगर कुछ नहीं है तो संविधान हमारी सुरक्षा करेगा। बाकी जो सदस्य शेष रह गए हैं उनको कल मौका दिया जाएगा। नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में अध्यक्षीय पीठ द्वारा की जाने वाली घोषणा। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों को अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। आइटम नंबर 16, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। माननीय वित्त मंत्री जी। What's the fun?
So thank you very much, sir. With your permission. अभी पीठ से आप मेरी बात सुन लें। अभी नहीं देंगे। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बात सुन लीजिए इंजीनियर साहब, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी गुजारिश है कि अभी पीठ ने एक फैसला माननीय वित्त मंत्री जी को पुकार दिया है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कल आपको और आपको दोनों को शून्य प्रहर में दिया जाए। नहीं, पीठ का फैसला, पीठ का फैसला माननीय वित्त मंत्री जी, पीठ का फैसला। अब देखिए माननीय वित्त मंत्री जी को, इंजीनियर साहब आप तो बहुत समझदार हैं, इंजीनियर साहब आप बहुत समझदार हैं। हाँ प्लीज आप भी कृपया करें। मैं कल आपकी बात को रजिस्टर्ड कर लिया और कल दिया जाएगा। अब दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, वो फैसला हो गया। अब प्लीज थैंक यू, कल दिया जाएगा इंजीनियर साहब, माननीय वित्त मंत्री जी कल दिया जाएगा। थैंक यू इंजीनियर साहब, धन्यवाद आपका, आपके कोऑपरेशन। नहीं वॉकआउट नहीं करेंगे, आप बैठेंगे, कल आपको मौका देंगे। चलिए कल मिलेगा। चलिए माननीय वित्त मंत्री जी, You talk no tomorrow. माननीय वित्त मंत्री सर नहीं, आप बैठे ना, आप बैठे। स्पीकर साहब ने बताया आपको कल मौका देंगे, आपकी आवाज़ सुनाई जाएगा। बैठिए प्लीज। नहीं, कल किसने देखा, फिलोसॉफिकली बात नहीं करना, कल जरूर बात करिए। आप बैठिए, शांति से बैठिए। बैठ जाइए, आप बैठिए, आपसे निवेदन है बैठ जाइए। माननीय वित्त मंत्री जी जरूर देंगे टाइम, आप बैठिए। माननीय वित्त मंत्री जी आप शुरू करें। नहीं, आप बैठिए, आराम से बैठिए। इंजीनियर साहब आप बैठ जाइए। परमिशन सर। अब वित्त मंत्री जी ने भी आपसे रिक्वेस्ट कर ली, वित्त मंत्री जी ने भी रिक्वेस्ट कर ली, हमने भी पीठ ने भी रिक्वेस्ट कर ली। आप दोनों बैठ जाएं कृपया। धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री जी, प्लीज। Sir, I rise to move that the bill further to amend the Central Excise Act 1944 be taken into consideration. आप कुछ बिल पे बोलना चाहेंगे? हाँ सर, प्लीज। Sir, central excise rates are normally prescribed under the 4th schedule to the Central Excise Act of 1944. The rates for tobacco and tobacco products are in Section 4 of that Central Excise Act. That is, the rates for tobacco and tobacco products are in Section 4 of the 4th schedule of the Central Excise Act. So the levy of GST, sir, if I can elaborate a bit on this, when GST was introduced in 2017, the central government gave up its excise rights, and the duties which were levied under the central excise on tobacco products was given away in favor of the GST Council, so that the Council can levy compensation cess, and that compensation cess which would be collected on tobacco products in the place of excise will go to the would state. go for the compensation for the states for the initial years when they come into the GST. Now, as a result, the central excise duty, the right was kept up, but the duties were minimal or completely zero. Now, the compensation cess time is over. Even from July 1st, 2022, we don't anymore give compensation amount to the states, although we are collecting this cess after 22 till now, only because the GST Council had discussed and we borrowed money back to back, gave it to the states as though the compensation is being paid, but paid with borrowed money. Now, it was decided in the GST Council that this borrowing will have to be principal and interest paid back by extending the compensation cess only to that much period which is required
for paying the loans back. Even the GST law itself had limited the compensation cess collection to only 5 years, and that is why it ended in 22. But with legal advice and with the complete understanding which the GST Council expressed, and I'm grateful for that to the GST Council, the extension of the GST compensation cess happened till now. In another probably couple of weeks, the loans will be completely repaid. The centre, therefore, wants to make sure that the excise will come back to us so that we can levy that duty. Another argument which is very important for all the members of parliament to know is, by the act in GST, you cannot tax any item under the GST beyond 40%. Now, if you can't tax any item, even if it is a demerit good like cigarette, beyond 40%, what is happening is the ultimate incidence through GST on a demerit good like cigarette has come down. So the popular narrative would be, is the government or is the GST Council cognizant of the fact that cigarette or the demerit good like tobacco is being taxed lesser than what it was earlier? Is that the intention? So to address that, in order that the incidence is no longer lesser than what it was during the GST time with the compensation cess, we are bringing this excise. So, in a way, we are saying cigarettes shouldn't become affordable now because the incidence has become lesser. So that is the reason this bill has come before the House. And I would like the views of the honourable members, and if, with your permission, if at the end of the debate there's something more that I will be allowed to speak with your permission, sir, I can reply as well. So thank you very much.